कंपनी क्या है, एक लाइन लिखी हुई है, स्लोगन है, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। अभी तक हम जितने भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे उसके अंदर क्या था कि उसमें ना लाइफ कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जा रही थी, ठीक है, या तो उसके पार्टनर खत्म हो जा रहे थे, या उसका सोल प्रोप्राइटर खत्म हो जा रहा था, ठीक है, या जॉइंट हिंदू का कर्ता खत्म हो जा रहा था, या जो भी था, ठीक है ना। मतलब कहने का कहीं ना कहीं जो है लोगों का ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था कि भाई अगर हम इस कंपनी में पैसा, ये सब ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगा दें तो हमारा सेफ है या नहीं। आज आगे चल के मैंने आज लगाया, कल बंद हो जाए, 2 साल बंद हो जाए, बाद बंद हो जाए, 4 साल बाद बंद हो जाए, तो पैसा सेफ नहीं लगता था। तो एक ऐसी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई कंपनी जिसके अंदर आप पैसा लगा दो, ये कभी बंद नहीं हो सकती। मतलब मालिक आएंगे जाएंगे, छोड़ के जाते रहेंगे, नए मालिक आते रहेंगे, नए मालिक जाते रहेंगे, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, बट कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना कंपनी बंद होगी ना कंपनी बर्बाद होगी, कभी कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो रेगुलरली ऐसी चलती रहेगी, ठीक है। It has rightly been observed that the old order changed the yield in a place to new. In fact, changing its law and nature, every change in the existing order is invariably a step towards the advancement of the society. Just a partnership organization come into the existence that remove the weakness of the sole trader. ये धीरे धीरे करके जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो ना डेवलपमेंट होता गया। सर सोल ट्रेडर था सबसे पहले, सोल ट्रेडर की जो कमियां थी उन कमियों को पार्टनरशिप में दूर किया गया। क्या क्या कमियां थी, एक तो था आपका अकेले मैनेज करना पड़ता था, कैपिटल अकेले लगाना पड़ता था, पूरा रिस्क, लायबिलिटी भी बढ़ जाती थी, रिस्क भी थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता था जब 4 लोग हो जाएंगे तो। फिर पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं कमी रह गई, तो फिर उसके बाद क्या किया गया, कंपनी में कन्वर्ट कराया गया, कंपनी स्टार्ट की गई। अब कंपनी के अंदर क्या किया गया कि भाई लायबिलिटी लिमिटेड कर दी गई, पैसा आप बैंक से ले सकते हो, कितने भी मेंबर बढ़ा सकते हो, 200 से भी ज़्यादा, पार्टनरशिप में 200 मेंबर थे लास्ट, ठीक है, 200 से भी ज़्यादा मेंबर कर सकते हो। तो क्या है, धीरे धीरे इन कमियों को दूर किया जा रहा था। मीनिंग के बारे में बात करते हैं, कंपनी दैट ग्रुप ऑफ पीपल विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट। क्या, ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का समूह जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है और उसको रजिस्टर्ड कराता है कंपनी एक्ट के तहत, ठीक है, जो भी कंपनी एक्ट अभी चल रहा है। तो अभी कौन चल रहा है, 2013 चल रहा है कंपनी एक्ट, ठीक है। वैसे 1956 के तहत जो है रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जो कि अब जो है 2013 हो गया है, ठीक है। whose creation is due to a special purpose, उसका जो क्रिएशन जो है वो स्पेशल पर्पस से किया जाता है। एंड द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज जनरली लिमिटेड, लायबिलिटी क्या होती है उसकी, लिमिटेड होती है उसके मेंबर्स की, ठीक है। whose existence is separate from its member, और उस कंपनी की और मेंबर की सेपरेट एंटिटी होती है, ठीक है। मेंबर्स को कंपनी से बिल्कुल अलग माना जाता है, ठीक है। इज कंटिन्यूअस और परपेचुअल एंड विच हैज कॉमन सील इज कॉल्ड कंपनी, और उसकी अपनी कॉमन सील होती है, मतलब वो अपने खुद के सिग्नेचर कर सकती है। खुद के सिग्नेचर मतलब कि क्या है ना, मोहर लगाएगी, ठीक है। तो कोई फॉर्म है, उस फॉर्म के ऊपर मोहर लगा दी, मान के चलेंगे उस कंपनी ने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया। समझ में आई बात। इसेंशियल फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसेंशियल फीचर्स ऑफ कंपनी। सबसे पहला पॉइंट है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब लोगों का समूह होता है, ठीक है, और वो उसके द्वारा इनकॉर्पोरेट कराया जाता है। अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड एसोसिएशन पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोगों का समूह जिसको रजिस्टर्ड करा दिया गया है, इनकॉर्पोरेट कराया गया है, ठीक है, किसी एक्ट के तहत, कंपनी एक्ट के तहत उसको रजिस्टर्ड कराया गया है। अंडर द कंपनी एक्ट नो सिंगल इंडिविजुअल कैन फॉर्म अ कंपनी, कोई अकेला व्यक्ति कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता। अ मिनिमम मेंबर के ऑफ 7% कैन फॉर्म अ पब्लिक कंपनी व्हाइल द मिनिमम मेंबर और 2% फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी तो कम से कम 2 लोग, और पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी तो कम से कम 7 लोग, याद रहे हमेशा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। Hence, a company is an association person which has more than one person. It is registration is essential. इसका रजिस्ट्रेशन एकदम इसेंशियल है, बिना रजिस्ट्रेशन के तो कंपनी स्टार्ट ही नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी, अभी तक किसी में कंपलसरी नहीं था, इसमें क्या है, कंपलसरी कर दिया, ठीक है। कंपलसरी कर दिया, 2 या 2 से अधिक लोग चाहिए, ठीक है, और एक ग्रुप होता है और वो ग्रुप जो है रजिस्टर्ड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या है कि जैसे हम लोग एक पर्सन है, नेचुरल पर्सन है हम लोग, ठीक है, सेम इसी तरीके से कंपनी जो होती है वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन, इसका भी
आधार कार्ड, इसका भी पहचान पत्र, सब कुछ होता है। मतलब कहने का इसका जो है सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन नंबर होता है, जिसे आप आधार कार्ड कह सकते हो। मतलब कि सिन नंबर जब ये तैयार होती है तो इसका सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। इसका पैन कार्ड भी होगा, पैन नंबर होगा, जिससे कंपनी रजिस्टर वो टैक्स फाइल करेगी। मतलब मेन सेम टू सेम सारे के सारे राइट्स होते हैं हमारी तरह ही, ठीक है। जैसे हमारे पास है, हम किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, ये भी किसी के ऊपर केस कर सकती है, इसके ऊपर भी केस किया जा सकता है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। आर्टिफिशियल हो गया, a company is an artificial person created by law. A company is called artificial person because it is only creation by law. इसे लॉ के द्वारा ही बनाया जा सकता है, ठीक है। It is an invisible individual having no body and soul. मतलब कोई इसकी बॉडी और आत्मा नहीं होती है, पर ये इंडिविजुअल पर्सन है। हमारी तो बॉडी और आत्मा है, पर इसकी नहीं है, बट इसमें ये इंडिविजुअल पर्सन होती है। A company cannot perform physical action like ordinary human beings. ये फिजिकल एक्शन नहीं कर सकती है, खाना नहीं खा सकती है, लोगों को बोल नहीं सकती है, बात नहीं कर सकती है, पर इसके बिहाफ पर इसके मेंबर्स काम करते हैं, इसके एम्प्लॉय काम करते हैं। अगर एम्प्लॉय ने सिग्नेचर कहें किए हैं डॉक्यूमेंट पे, तो ये मान के चला जाएगा कि कंपनी ने ही सिग्नेचर किए हैं। मेंबर्स ने इसके लिए एसेट खरीदी, तो ये मान के चला जाएगा कि कंपनी ने ही एसेट खरीदी है। कोई ट्रांजेक्शन करी है तो कंपनी ने ही वो ट्रांजेक्शन करी है, ठीक है ना। बट इट हैज ऑल लीगल राइट्स प्रोसीड अगेंस्ट एनीबॉडी। और पर इसके पास सारे के सारे लीगल राइट्स होते हैं। वो कोई भी सेल परचेज कर सकती है, कुछ भी चीज़, ठीक है। इसके ऊपर केस भी कर सकती है, इसके ऊपर भी केस किया जा सकता है, ठीक है। एंड होल्ड प्रॉपर्टी एज ऑनर, मेंटेन इट्स और सेल इट, ठीक है। प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है अपने नाम पर, इसको मेंटेन कर सकती है, उसको बेच भी सकती है चाहे तो, ठीक है। एंड कैन राइट अ बिल ऑफ एक्सचेंज, और बिल ऑफ एक्सचेंज भी राइट कर सकती है, लिख सकती है, बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकती है। नेक्स्ट है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। मेंबर अलग और कंपनी अलग होते हैं, ठीक है। अ कंपनी कैन कीप द प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम, हर प्रॉपर्टी को अपने नाम पे रखेगी, किसी मेंबर के नाम का नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद है इनटू एग्रीमेंट इट कैन फाइल सूट अगेंस्ट एनीबॉडी, किसी भी व्यक्ति के नाम पे केस कर सकती है और कोई व्यक्ति इसके नाम पे केस कर सकता है। आपने कंपनी के नाम पे केस किया, इसका मतलब ये कंपनी के मालिकों के नाम पे केस हो गया, नहीं, कंपनी के नाम पे केस डलेगा, ठीक है, क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, 1 नंबर में, कि परपेचुअल सक्सेशन क्या है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी के जो एग्जिस्टेंस होती है वो कभी खत्म नहीं हो सकती, जब तक लॉ खत्म ना करे उसको, जब तक कोड खत्म ना करे उसको, वो हमेशा चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होगी, ठीक है। हो सकता है उसके एम्प्लॉय आए, मर जाएं, चले जाएं छोड़ करके, मेंबर्स बने, छोड़ के चले जाएं, नए मेंबर्स बने, नए मेंबर चले जाए। इनसे मेंबर के आने या जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस जो स्टेटमेंट है, ये जो पूरा डेफिनेशन है, इसको हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, कि कंपनी की एग्जिस्टेंस हमेशा बनी रहती है। The life of a company is comparatively more stable than the other of the forms of business organization because the company is artificial person and therefore there is no caution to its natural death. इसकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। जब तक इसको बंद ना करा जाए, जब तक इसको खत्म ना करा जाए बाई लॉ, नियम कानूनों के तहत अगर खत्म ना किया जाए, तब तक जो है इसे नहीं खत्म, वो खत्म नहीं होती है, ठीक है। इसको खत्म करने का भी एक लीगल प्रोसीड्योर होता है, वो उस तरीके से ही खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, जितने भी मेंबर होंगे, अब जैसे मान के चलिए एक कंपनी है, वो कंपनी चलती किस तरीके से, ये कंपनी है तो ये कंपनी जो है लोगों के द्वारा चलती है, कि ये जो है लोग हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं, ठीक है। अब कितने भी लोग हो सकते हैं, ये जितने लोग होंगे सारे के सारे लोग जो हैं अपने अपने कुछ कुछ पैसे लाएंगे। मान के चलो सबने 1-1 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो 4 लोग हैं तो 4 लाख, 100 लोग हैं तो 1 करोड़। समझ में आई बात? मतलब कहने का क्या है कि हर व्यक्ति, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो मेंबर इसके पैसे लगाते हैं। बट याद रहे ये चीज़ कि अगर कंपनी को नुकसान होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कितना नुकसान होगा, जितना उन्होंने लगा रखा है। अगर 1 लाख लगाए तो 1 ही लाख का नुकसान होगा, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, लिमिटेड लायबिलिटी कहलाती है, ठीक है। इसमें कोई एक बंदा अनलिमिटेड नहीं होता, कोई भी नहीं होता, हाँ।
कॉमन सील होती है। कॉमन सील मैंने आपको बताया कि इनके जो है अपनी एक मोहर होती है जो जिसको ये माना जाता है कि ये कंपनी का एक्ट है, कोई भी काम किया गया है। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट पुट इट्स सिग्नेचर, वो सिग्नेचर नहीं कर सकती है, ठीक है। अंडर द कंपनी एक्ट द राइट टू यूज द कॉमन सील हैज बीन गिवन टू द कंपनी। कॉमन सील इज अ स्पेशल सील बियरिंग द सेम नेम ऑफ द कंपनी एंड विच द रिमेन ऑफ द पर्सनल पोजीशन ऑफ इट्स सेक्रेटरी। देखो जी, एक सील बनाई जाती है कॉमन सील, जिसका क्या किया जाता है, वो सील क्या काम करती है, उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है और जिस वो व्यक्ति ने उसका पोस्ट मोहर लगाई है उस व्यक्ति का नाम भी हो सकता है और पोस्ट भी हो सकती है, उस पर लिखा होगा, ठीक है। वो लगा देने से क्या लग पता चलेगा कि भाई ये कंपनी ने ही मोहर लगाई है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं। अब जैसे मान के चलो हमारी कंपनी में 4 लोग हैं, 4 लोगों ने 1-1 लाख रुपए लगा रखे थे, तो 4 लाख रुपए लगे हुए हैं, ठीक है। पर ये बंदा कह रहा है कि नहीं, अब मैं इस कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहता हूं, मैं इसकी जगह पे किसी बाहर के व्यक्ति को जो है मैं पैसा देना चाहता हूं, तो इस व्यक्ति को ये ऐड कराना चाहता है और ये छोड़ के जाना चाहता है। या फिर ये कह लो कि मैं कह रहा हूं कि भाई नहीं, ये 1 लाख रुपए मेरे हैं, इसको 50-50 करके 50 मेरे कर दो, 50 इसके कर दो। प्राइवेट कंपनी में पॉसिबल नहीं होता, पब्लिक में पॉसिबल है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। क्या है कि प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर नहीं होते, पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। आप चाहो तो किसी और को दे सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपका सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात क्या होती है कि इसके अंदर मैनेजमेंट अलग होता है और ओनर्स अलग होते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ, इतनी बड़ी कंपनी है और मान के चलो कि 50 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपए की चाहिए थे कंपनी को चलाने के लिए, वो पैसे कहां से आएंगे? मेंबर ला के देंगे। मेंबर बढ़ाते जाओ, लिमिटेड तो है, वो कोई लिमिट तो है नहीं है, कितने मेंबर बढ़ा सकते हो। मेंबर आपने बढ़ा करके बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। अब बात आई कि मैनेजमेंट कैसे करें, तो मैनेजमेंट तो ऑनर करते थे आज तक। अगर यहाँ पर 1 लाख लोग आकर के कंपनी को मैनेज करेंगे, कंपनी चल जाएगी? कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, काम होएगा ही नहीं। समझ में आई बात? तो यहां पर क्या किया गया कि इनको ना इस तरीके से कुछ कंपनी का स्ट्रक्चर तैयार किया गया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जहां पर सारे के सारे लोग जो हैं मेंबर होंगे। क्या होंगे? मेंबर। जिन्होंने पैसे लगा रखे होंगे, लाखों लोग भी हो सकते हैं, हजारों लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, 5 लोग भी हो सकते हैं। इन लोगों में से कुछ सिलेक्टेड, वो आप एक प्रोसीजर, एक रूल बना सकते हो कि ऐसे लोग होंगे, ठीक है। वोटिंग भी करा सकते हो इन लोगों में से, और इनमें से कुछ सिलेक्टेड लोग निकल करके आएंगे, 10, 12, 15, 20 जो भी है, और वो एक टीम बनाएंगे। इसको हम कहते हैं BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो शेयर होल्डर में से ही निकल करके आते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे फिर एक पोस्ट काम करती है जिसे कहते हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये पूरा अकेला ही पूरी कंपनी को मैनेज कर रहा होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? रिसोर्सेज इकट्ठे करके लाते हैं कि कंपनी को चलाया कैसे जाना है, उसको चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, फंड एलोकेट करना है, फंड बाहर से लेकर के आना है, सब चीज़ें जो है ये मैनेज करते हैं। मेन हेड होते हैं ये। CEO के नीचे मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर के अंदर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर के अंदर सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरवाइजर के नीचे फिर वर्कर्स होते हैं, लास्ट लेवल वर्कर का होता है। और इस तरीके से कंपनी चलते हैं। और मैनेजर के अंदर कितने भी पोस्ट मैनेजर की हो सकती है, 3 पोस्ट, 4 पोस्ट, 5 पोस्ट, जितने बड़ी कंपनी उतनी ज़्यादा पोस्ट होगी। तो वो लेवल से करके बनता जाता है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि अब जो है कंपनी को ये लोग मैनेज नहीं करेंगे, ये है कंपनी के मालिक। अब मैं अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के 2 शेयर खरीद लेता हूँ और एक शेयर 1000 रुपये का, 2000 रुपये मैंने लगा दी, मैं भी मालिक बन गया, तो क्या करूँगा? चलो मैं भी मैनेज करने आ गया। नहीं जा सकते आप सिर्फ शेयर होल्डर हो। वो चाहे 10 रुपये के शेयर होल्डर हो, चाहे 10 लाख के शेयर होल्डर हो। मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने के लिए आपको मैनेजमेंट में बैठना पड़ेगा, और उसके लिए एलिजिबिलिटी है, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, बहुत हाईली एजुकेटेड होने चाहिए, और उसके पास शेयर्स भी होने चाहिए। तो obvious सी बात है, शेयर होल्डर में से आ रहा है तो वो शेयर्स होंगे उसके पास, ठीक है। और यहाँ पर आके बैठेगा तब जाकर वो होगा। ये लोग चेंज होते रहते हैं, टाइम बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। और इस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ठीक है। तो क्या है कि आपका मैनेजमेंट कोई और कर रहा है और उसको पैसे लगाने वाला ऑनरशिप जो है वो कोई और है, वो ऑनर कोई और है उसका। CEO चेंज होता है कि एक ही रहता है?
नहीं, चेंज तो एक एम्प्लॉय हो गया ना, सीईओ भी, तो एम्प्लॉय चेंज हो सकते हैं। अगर नई बात बन रही है तो 2 साल 4 साल 10 साल जब भी मन करे, तो वो भाई कंपनी की बात होती है तो ठीक है। अभी अभी एक नई न्यूज़ आई है, अभी फिर एक कंपनी का जो सीईओ है वो इंडियन बना है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, अभी कुछ 2 दिन पहले न्यूज़ देखी थी मैंने। वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट 5 कंपनियां जो हैं, उनके जो सीईओ जो हैं वो सारे के सारे इंडियन हैं। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, वो गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का भी इंडियन ही है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, एक और कंपनी है विप्रो का भी इंडियन है। वर्ल्ड की टॉप मोस्ट इंडियन की जो एजुकेशन सिस्टम, हाई स्टैंडर्ड का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसकी वर्ल्ड क्लास डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमारे देश के अंदर जितना लो क्लास जो ये वाला जो नीचे का जो है, जैसे 12th या ग्रेजुएशन लेवल तक की जो एजुकेशन सिस्टम है, वो जितना गिरा हुआ है ना, हाई क्लास उतना ही ऊपर उठा हुआ है। इस वजह से जो लो क्लास वाले जो बच्चे होते हैं, वो हाई क्लास में जाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। आपने ग्रेजुएशन तक ऐसी पास कर दिया, ठीक है, या फर्रे चला करके पास हो गए, स्कूल में फर्रे चला के पास हो गए, जब आती है मैनेजमेंट का कोर्स करने की, MBA करने की, तो वहाँ पे बच्चा हार मान लेता। हार ही मानेगा, उसको कभी आपने ट्रेनिंग नहीं दी उस हिसाब से। यहाँ पे कह रहे हो 33 नंबर लिया, पास हो जाओगे, और वहाँ पर जैसे ही मैनेजमेंट में जा रहे हो, वो बोलोगे भाई 99% नहीं लेकर गए तो एडमिशन नहीं मिलेगा। तो कैसे होगा एडमिशन? ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया ना वो चीज़। तो वही है, पर एजुकेशन सिस्टम, हाई एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बहुत हाई क्लास है, और पूरे वर्ल्ड में डिमांड होती है यहाँ इसकी। यहाँ की जब ओबियस सी बात है, अगर पूरे वर्ल्ड के वो टॉप मोस्ट 5 कंपनियों के अगर मालिक, अगर वो CEOs अगर इंडियन है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे वैल्यू दी जाती है, तभी तो हो रहा है। बट यहाँ से अगर बढ़ के निकलना है तो बड़ा मुश्किल है। या तो बच्चा बाहर से पढ़ के आया हो, पढ़ के आके फिर यहाँ पे वो कर रहा हो, या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो, ठीक है। ये सुंदर पिचाई का कभी तुम बैकग्राउंड देखोगे तो बहुत मिडिल क्लास से फैमिली से था। उसके पास इतने पैसे तक नहीं थे कि वो जाकर के फ्लाइट लेकर के अपने वहाँ पे चले जाए। 1 साल के पापा ने उसके 1 साल की अभी जो कमाई थी, उससे उसके सिर्फ टिकट करा के दी थी। अब वो कंपनी छोड़ना नहीं चाहती। हाँ, कंपनी छोड़ती नहीं है उसको। जैसे छोड़ने की बात आती है, बढ़ाती है। और 1 महीने का लगभग मतलब 2 के 2.5 करोड़ के आसपास की सैलरी है उसकी, बहुत तगड़ा पैकेज है। जैसे छोड़ने की बात आती है, उसे छोड़ने नहीं देते भाई। होते हैं बंदे। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है ना कि आप एक रेडी की दुकान पे भी काम कर सकते हो और एक वर्ल्ड क्लास कंपनी में भी काम कर सकते हो। और तुम्हारा मैनेजमेंट, तुम्हारा दिमाग है, उस दिमाग के जरिए तुम उसी छोटी सी कंपनी को गूगल बना सकते हो और गूगल को ढकेल बना सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर आपको महीने के 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ अगर कमा के दे रहा है, तो अगर तुम उसको 1 करोड़ दोगे तो उससे क्या नुकसान है आपको? तुम्हें फ़ायदा ही है। अगर वो छोड़ के चला गया तो तुम्हारा कितना बड़ा एसेट चला जाएगा आपके पास से। तो इस वजह से रोक करके रखते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेपरेशन ऑफ ओनरशिप। बता दिया, ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होता है। जो ओनर्स कभी भी मैनेजमेंट नहीं करते, यहाँ पर एक मैनेजमेंट के लिए अलग से डिपार्टमेंट। तो मैनेजर्स की बात करें, मैनेजर्स, CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये क्या मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं, जबकि ओनरशिप बिल्कुल सेपरेट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। तो भाई यहाँ पर रिस्क जो है बिल्कुल सेफ इन साइड हो जाते हैं। कैसे? इतने लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। इनका जो रिस्क है ये कंपनी कभी अपने ऊपर नहीं लेती है, ठीक है। अगर पैसा डूब गया तो इनके पैसे डूबेंगे, कंपनी का नुकसान कुछ नहीं होगा। हाँ, ये भी है कि इनके पैसे भी तो लिमिटेड ही है ना। अगर 1 लाख रुपए लगे तो 1 ही लाख रुपए डूबेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डूब सकते हैं, ठीक है ना। तो रिस्क जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की कंपनी चल रही है, पर रिस्क हर किसी का कितना, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 10 लाख, ठीक है ना। मतलब अगर कंपनी बर्बाद भी हो जाती है तो रिस्क जो है बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इन द सोल ट्रेडर ऑल द रिस्क हैव टू बी बोर्न बाय द सिंगल इंडिविजुअल। सोल ट्रेडर में क्या होता था कि हर पूरा का पूरा रिस्क एक ही व्यक्ति उठाता था, ठीक है। वाइल इन द पार्टनरशिप ओनली फ्यू इंडिविजुअल, ठीक है। पार्टनरशिप में कुछ लोग मिलकर के रिस्क उठाते थे, ठीक है। इन केस ऑफ कंपनी द रिस्क गेट डिवाइडेड अमंग द न्यूमरस शेयर होल्डर, नोबडी फील्स द बर्डन। इतने बड़े लेवल पे रिस्क डिवाइड हो जाता है कि हर व्यक्ति को बहुत छोटा छोटा अमाउंट बियर करना पड़ता है। समझ में आई बात, ठीक है। अगर मान के चलो इस कंपनी में अगर 10 करोड़ रुपए लगे हैं और 10 करोड़ का भी नुकसान हो जाए तो हर व्यक्ति को 1 रुपये का नुकसान होगा 1 शेयर पे। और किसी के 1 लाख रुपए लगे तो 1 लाख का नुकसान होगा,
समझ में बात, मतलब कहने का रिस्क बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, आप रिस्क फ्री हो जाते हो, ठीक है। दिस इज वाई द कंपनी डज नॉट हेजिटेट टू अंडरटेक द मोर रिस्की वेंचर। तो इसमें क्या होता है, कंपनी बड़े बड़े रिस्क को आसानी से बेयर कर लेती है। लगता है कि ये प्रोजेक्ट क्या रिस्की है, लेना नहीं चाहिए ये रिस्क, ठीक है। सोल ट्रेडर कभी हाथ नहीं लगाएगा उसके अंदर, उसे पता है कि अगर मैं डूबा तो मर जाऊंगा। पार्टनरशिप वाला भी नहीं लगाएगा, पर कंपनी लगा देगी, कोई बात नहीं, ठीक है। रिस्क तो इतना ज़्यादा बियर हो रखा है, वो चल लगा दो। तो जहाँ पर रिस्क है वही तो प्रॉफिट है। आप रिस्क उठाओगे मार्केट में तभी तो प्रॉफिट मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो अर्निंग भी हाई हो जाती है। वेयर इज द मोर रिस्क द अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रॉफिट इज मोर। भाई जहाँ पे रिस्क ज़्यादा उठाओगे वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज प्रॉफिट कमाने के ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये तो फैक्ट है। आप रिस्क हाई लोगे, ठीक है, तो हाई रिस्क अर्निंग भी आएगी, ठीक है। अब रिस्क का मतलब ये नहीं ट्रेन के आगे कूद जाओ, वो वाला रिस्क नहीं लेना है। मतलब ऐसा हो कि भाई हाँ जेन्युइन रिस्क लग रहा है कि भाई इसमें प्रॉफिट हो सकता है, तो रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। वो मेरिट्स के बारे में बात करते हैं, मेरिट्स ऑफ कंपनी के बारे में, ठीक है। मेरिट्स क्या है, तो भाई देखो इसी फीचर्स में ही पढ़ लेता है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जिसके मेंबर्स होते हैं उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। दूसरा है शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी होती है। पब्लिक के केस में शेयर के ट्रांसफर की फैसिलिटी होती है, प्राइवेट के केस में नहीं होती है। तो ये आप शेयर ट्रांसफर इस तरीके से लिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी, ये हमेशा चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। इसके मेंबर्स आते जाते रहते हैं पर ये कभी खत्म नहीं होती। स्कोप ऑफ ग्रोथ होता है एक्सपेंशन, इसके अंदर ग्रोथ का एक्सपेंशन और ग्रोथ का बहुत ज्यादा बड़ा फायदा है, ठीक है। और स्कोप बहुत ज्यादा है, आसानी से जो है ग्रोथ और एक्सपेंशन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा लगता है। आप बहुत सारे लोगों से पैसा उठा सकते हो और उठा करके बिजनेस को और ज्यादा बड़ा कर सकते हो। इफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि इसके जो मैनेजमेंट है वो एक अलग से डिपार्टमेंट होता है मैनेजमेंट करने के लिए, और वो हर एक सेपरेट काम के लिए एक बहुत इफिशिएंट मैनेजर को लाया जाता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रोडक्शन में ही बहुत लंबे समय से काम किया होगा, बहुत अच्छा उसने स्टडी करी होगी, उसको प्रोडक्शन मैनेजर बनाएंगे। फाइनेंस मैनेजर, जिसने फाइनेंस की स्टडी करी होगी, एमबीए इन फाइनेंस करा होगा, उसको फाइनेंस मैनेजमेंट बनाएंगे। मतलब कहने का क्या है कि हर एक छोटे से छोटे डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी, हाई एजुकेटेड व्यक्ति को, इंडिविजुअल को हम वहां रखते हैं, और इस वजह से मैनेजमेंट कभी फेल नहीं होता इसका। पार्टनरशिप में क्या हो रहा था, मैं ये काम कर लूंगा, तुम ये काम कर ले, तुम ये काम कर लेना, कर लेंगे। सोल ट्रेडर में क्या होता है, एक व्यक्ति कोई एक ही फील्ड में अच्छा हो सकता, पर यहाँ पर तो आप हर एक काम के लिए किसी प्रोफेशनल को आकर के लगा रहे हो, तो यहाँ पर फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। समझ में आई बात। तो एफिशिएंट इसका मैनेजमेंट होता है। लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। डिफिकल्टी इन्फॉर्मेशन, बहुत लंबी प्रक्रिया है। अब तो फिर भी आसान हो गया है, पर पहले के टाइम पे तो 1 से लेकर 6 महीने तक भी लग जाते थे। आप आज आपने डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया तो पूरे लंबे प्रोसेस और वो प्रोसीड्योर पूरा करोगे तब जाकर के आपकी जो कंपनी स्टार्ट होगी। लैक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी नहीं रह जाती है, इतने लोग जुड़ जाएंगे, सबको बताना पड़ेगा फिर सीक्रेट चीजें जल्दी सीक्रेट रह नहीं पाती हैं, ठीक है। लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं होता। क्यों, देखो कैसे ये लोग मेहनत कर रहे हैं, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खूब प्रेशर आ रहा है ऊपर से कि काम करो, प्रॉफिट कमा करके दो। अब प्रॉफिट कौन ले रहा है, काम ये करते हैं तो सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो सैलरी पे काम करने वाला व्यक्ति हमेशा ये सोचेगा यार मैं सैलरी पे ही तो काम कर रहा हूँ, फिर मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम क्यों कर रहा हूँ। तुमने देखा हो कॉर्पोरेट लाइन में इतना ज़्यादा प्रेशर है। अगर आपके किसी घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा है ना जो जॉब करता है, तो उनसे पूछो कि कॉर्पोरेट लाइन में क्या प्रेशर किसे कहते हैं। मतलब लगता है कि सुसाइड कर लेगा आदमी, इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं वो लोग। ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो, ये टाइम डे है, इस डेट से पहले करना चाहिए, बहुत सारा प्रेशर है, ठीक है। और वो प्रेशर कैसे बन रहा है, यहाँ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बनाया जा रहा है। इसी को तो इफेक्टिव मैनेजमेंट कहा जाता है। अगर ये ढीले पड़ जाएंगे तो कंपनी ढीली पड़ जाएगी। तो प्रेशर हमेशा ऊपर से आता है। अगर ऊपर के लोग अगर अच्छे हैं, डिपार्टमेंट के अंदर लोग अच्छे हैं, करप्ट नहीं है, तो आपका पूरा का पूरा मैनेजमेंट की चेन है वो बहुत अच्छी चलेगी। समझ आई बात। हाँ, लैक ऑफ मोटिवेशन, तो यहाँ पे मोटिवेशन की कमी होती है। काम ये कर रहे होते हैं, पैसा इनको मिल रहा होता है। समझ नहीं बात, ठीक है। आजकल कंपनी ने एक नया वो लिखा है कि इनको भी कुछ शेयर दे देते हैं, तो इनको भी शेयर देते हैं तो इनको भी पैसा मिलता है थोड़ा बहुत। तो ये लगा कि हाँ भाई हम अगर प्रॉफिट होगा तो हमें भी पैसा मिलेगा। नेक्स्ट है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा है इसके अंदर, क्योंकि आप पब्लिक से पैसा उठा रहे हो, ये पब्लिक ही होती है। तो पब्लिक से अगर पैसा उठा रहे हो आप, तो जहां पर पब्लिक का इंटरफेयर रहता है ना, वहां पर फिर वेलफेयर की बात आ जाती है। फिर वहां गवर्नमेंट बोलती है कि कहीं पब्लिक को रिस्क तो नहीं हो रहा,
कहीं पब्लिक का पैसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे कंपनी वाले, तो कंपनी के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन डाल दिए जाते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लाइंसेस डाल दिए जाते हैं जो कि उनको पूरे करने पड़ते हैं। ठीक है, डिले इन डिसीजन, डिले, भाई इतनी बड़ी कंपनी है तो कोई भी डिसीजन जो होता है वो मैनेजमेंट के पास जाएगा, पहले मैनेजमेंट के पास, फिर सीईओ, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऐसे जाकर के, और कोई बहुत ही बड़ा डिसीजन है तो फिर इनसे परमिशन लेनी पड़ती है हमको। याद रहे ये चीज कि मेंबर्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि उनको मैनेजमेंट में बिल्कुल रोल ही नहीं दिया जा रहा, रोल लेते हैं। बड़े डिसीजन जब होते हैं ना तो उनकी परमिशन के लिए इनकी मीटिंग बुलाई जाती है, इनको पूछा जाता है बताइए कि ये काम करें या ना करें, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बता दिए जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं अगर करो तो करते हैं। तो मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो गया ना, डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि डिसीजन नहीं हो पाता इसके अंदर, तो ये लिमिटेशन है। ठीक है, अगला है ओलिगार्की मैनेजमेंट। फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू द कंपनी ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम बट इट्स नॉट ओनली आइवर्स। हम देख रहे हैं ऐसा कि ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है डिसीजन लेने का, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे वोटिंग कराई जा रही है, वोटिंग करा करके मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लोग बैठे हुए हैं, उनसे वोटिंग कराई जा रही है, हाँ भाई बोलो काम होगा या नहीं होगा, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर ये सिर्फ देखने में, बताने के लिए कि भाई डेमोक्रेटिक वे में होता है काम। एक्चुअल में डेमोक्रेटिक वे में नहीं होता है। किसी के शेयर में पैसे ज़्यादा लगे हुए, मान के चलिए एक ऐसा ग्रुप है, इसके अंदर एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसके बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, बहुत सारा मतलब 50% और उससे भी ज़्यादा लगा हुआ है, तो ओनरशिप तो पूरी उसके हाथ में चली गई, मालिक तो वो हो गया ना मेन, क्योंकि आधे से ज़्यादा पैसा तो उसका लगा हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, कोई भी डिसीजन होगा तो इससे पार्शियलिटी होगी ना, इसको इससे ज़्यादा पूछा जाएगा, इनसे कम पूछा जाएगा। सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी यही चीज़ होती है। मतलब कहने का क्या हो गया कि डिसीजन लेते समय ये ख्याल रखा जाता है कि किसके पास कितनी पावर है, किसके पास कितनी समझदारी है, कौन सा जो है कितना कंट्रोल करके बैठा हुआ है, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रह गई। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक लिमिटेशन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आपका कॉन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के बीच में आपस में पंगे रहते हैं हमेशा। अब पैसा लगाने वाला कोई व्यक्ति शेयर की फॉर्म में लगा सकता है, कोई डिवेंचर की फॉर्म में लगा सकता है, कोई इक्विटी शेयर की फॉर्म में लगा सकता है, और इनके बीच में आपस में पंगे रहते हैं, क्योंकि एक का फायदा दूसरे का नुकसान होता है। अब इक्विटी प्रेफरेंस में आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा कि वहाँ पे क्या होता है इक्विटी प्रेफरेंस। ठीक है, तो इस वजह से भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी पंगे चलते हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन है। ठीक है।